पाठ नंबर कौन सा है? 19। पाठ का नाम है किन्नौर देश की ओर। चलिए शुरू करते हैं। रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित, ठीक है, से 17 मई को प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए 1 घोड़े का प्रबंध किया था। उसे कुछ दूर ही गए होंगे, मतलब अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? लड़के ने पहले इधर उधर क्या करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गोरा में प्रतीक्षा करूँगा। गोरा एक जगह है कि मैं वहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम तब तक ये घोड़ा बदल के दूसरा घोड़ा ले आओ, ठीक है। 3 साढ़े 3 घंटे में गोरा डाक बंगले में पहुँच गया। गोरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था। रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था, धूप भी तेज थी, मत पूछिए। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात न थी, ठीक है। रास्ते में बुशहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थी। कहीं से मेले में से आ रही थी कुछ लेडीज, कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पाँव घंटे पर जान पड़ता था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? सराहन के डाक बंगले पर। बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं, आज रात को शायद ही लौटे। खैर कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वह मेले न जा सका था, नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर मेट के पास चाबी निकल आई। थोड़ी देर बाद दौलत राम भी खच्चरों के हाके आ पहुँचे। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मांदे है। कौन है थके ज्यादा? दौलत राम। कौन? दौलत राम। ध्यान से देखो, आगे देखते हैं। दोपहर को छाछ भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। क्या अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुँचे, अभी 3-1 मील और चलना पड़ा। मान्योरी की धार आई, यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियाँ ऊन की साड़ी पहने थी। हाँ, ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी न मान लीजिए, ये काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियाँ दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती है कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियाँ पुरुषों की भांति टोपी लगाती है, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं। क्या करती है? वे भी टोपी पहनती है पुरुषों की तरह। कौन? किन्नौर देश की जो महिलाएं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था। वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए।
कहाँ पर पहुंच गए? दुकान और सराय के पास। सराय कहते हैं जहाँ रुकने की जगह होती है। सराय के दुपहले और शायद खटमल पिशवों से भरे बरामदे को न पसंद कर मैंने दुकान की छां पसंद की। दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मेरे खाने खरीदने की वहाँ से कोई चीज़ ने ली। जब वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती हुई देखी तो उसने खाने की कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं ली। वहाँ कोई चीज़ न थी। पास के कटे खेत में अपनी राबड़ी डाले खम्पा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम से खाना बदोशी करके इधर आए हों। इन लोगों का कहीं घर नहीं था। इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीद कर इधर से उधर बेचना। क्या काम है? छोटा मोटा सौदा खरीद कर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और गर्मियों में सतलज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत। कहाँ तक पहुंच जाते हैं? कहाँ तक पहुंच जाते हैं गर्मियों में? सतलज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आई। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह पर थी। उन्हें देखकर मेरे मन में भी यह ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्बंधम को गधा, खच्चर और तंबू के लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस और हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता, लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। आगे देखते। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरी करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। कहाँ पर थे? देवदारों के सुंदर वन में। हाँ, वहाँ पर देवदार के वृक्ष होते हैं। सारे रास्ते का यह सबसे सुंदर भाग था। कैसा भाग था? सबसे सुंदर। हाँ। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खून का सुंदरा गांव था एक। वहाँ पर गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में बाणासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया, यानी कि तसल्ली से सोया रात को। वहाँ ढिल्लन साहब मिले। कौन मिले? ढिल्लन साहब। हाँ, ढिल्लन साहब ने बताया। क्या बताया ढिल्लन साहब ने? देख लो भैया। इधर बहुत भालू है। वह आदमी को कम, किंतु गाय, भेड़, बकरी को मारकर खा जाते हैं। आदमी को तो कम खाते हैं, लेकिन गाय, भेड़, बकरी इन सबको मारकर खा जाते हैं। ज़्यादातर काले भालू है, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा कि यह घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ जाए तो अंत में नींद आ गई। मतलब सोचते सोचते बाद में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब ने यहाँ चाय पी। क्या करा कि सुबह सुबह हाथ धोए और ढिल्लन साहब के यहाँ हमने चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए, सप्ताह में एक बार ही स्नान। क्या कहा कि नहाने की बात मत पूछिए, सप्ताह में जो है एक बार मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ। नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य भी ही क्या रहेगा।
नचार से 3 मील वांटू के पुल तक उतराई। जब वहाँ से अब फिर उतरने लगे वहाँ से नौचार से। वाड़ंतु बंगले में पर कोई घंटा भर में पहुँच गए। मतलब जब वाड़ंतु के बंगले पे पहुँचे तो लगभग 1 घंटा भर में हम पहुँच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना अनियुक्त न होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन है। 2-3 चूली यानी खुबानी के वृक्ष भी थे। बंगले के पास काहे के वृक्ष थे? खुबानी के। 4 घंटा विश्राम करने के बाद क्या करा? चलने का निश्चय किया। तो ये जो सारी कहानी बताई है, ये बताई है राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने यात्रावत में। ये उनका यात्रावत है तो उसमें बताई है। अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं ना वो यात्रावती है। तो उसमें बताई है। राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में थोड़ा सा बताऊं। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था और 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल ने देश विदेश की यात्राएं की एवं हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्यता विधा के रूप में स्थापित की। ये 36 भाषाएं लिख पढ़ व बोल सकते थे। कितनी भाषाएं बोल सकते थे? हाँ, लिख भी देते थे और बोल भी देते थे। 36 भाषाएं। वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर जैसा घूमे ना तो अपने घूमने का ही उनका ही वर्णन किया। ठीक है, अपनी जो है रचनाओं में। ठीक, चलिए इसे अच्छी तरह पढ़िए। जहाँ से समझना है मेरे से पूछ लेना।